प्रधानमंत्री थे। नरसिम्हा राव जी की तो इन्होंने संस्कार भी दिल्ली में नहीं करने दिए कांग्रेस पार्टी ने, उनको आंध्र प्रदेश जाना पड़ा था। ये कांग्रेस पार्टी की सच्चाई है। वाहें फैलाना, झूठ बोलना और किसी की मृत्यु पे भी राजनीति करना, ये कांग्रेस ने अपना हल्कापन दिखा दिया। 13 में किसकी सरकार थी जिसने मना कर दिया था कि आज के बाद अगर किसी पूर्व प्रधानमंत्री की मृत्यु, ऐसे किसी व्यक्ति की मृत्यु होगी तो उसको विशेष स्थान पर नहीं उसकी कराई। कांग्रेस की सरकार, ये सच्चाई है साहब कांग्रेस की। ये गांधी नेहरू परिवार के अलावा किसी को नहीं देखते और मनमोहन सिंह जी के नाम पे केवल राजनीति करते हैं। ये वही कांग्रेस पार्टी, वही गांधी परिवार है जो 1984 के सिख दंगों के लिए पूरी तरह से हवाले में आप पहुंचे हैं। प्रेस वार्ता करिए, किस बात के लिए करिए आज आपने? आपसे मिलने के लिए जी, आपसे रूबरू होने के लिए। जी, किन मुद्दों को लेकर आज डबाली में आप पहुंचे हैं और किस मकसद के लिए डबाली आए हैं आज आप? मैं तो यहाँ से स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला जी के एक गांव में जा रहा हूँ ताकि उनको श्रद्धांजलि दे सके। एक बड़े वरिष्ठ नेता थे, वर्षों तक उन्होंने अपनी सेवाएं हरियाणा राज्यों को दी और यही नहीं, हिमाचल से भी उनका एक बहुत गहरा रिश्ता है। मुझे आज भी याद है कि जहां प्रेम कुमार धूमल जी हिमाचल के मुख्यमंत्री थे और पंजाब में सरदार प्रकाश सिंह बादल जी और हरियाणा में श्री ओम प्रकाश चौटाला जी। हिमाचल इन दोनों राज्यों में सबसे छोटा था, लेकिन दोनों राज्यों ने एक बड़े भाई की भूमिका सदा निभाई। जब जब प्रेम कुमार धूमल जी ने उनसे बातचीत की, तीनों अलग अलग दलों से थे, इनेलो था, अकाली दल था और भारतीय जनता पार्टी हिमाचल में थी। एक बार हरियाणा के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर शिमला आने लगे क्योंकि उनको लगता था कि हिमाचल की बहुत सारी गाड़ियां यहाँ से जाती तो टैक्स का इशू था। तो धूमल जी ने चौटाला जी को फ़ोन करके कहा कि हम छोटे भाई के नाते, हमारी तो लाइफलाइन जीवन रेखा ही सड़कें हैं, हमारे पास ट्रेन नहीं, कुछ नहीं, तो अगर हमारे ऊपर अगर आप इस तरह का टैक्स लगाओगे और हमारी बसों की संख्या कम करोगे तो हिमाचल के लोगों का नुकसान होगा। तो चौटाला साहब ने कहा कि मेरा मंत्री आएगा, चाय पी के वापस आ जाएगा, और वही उनके मंत्री आए, चाय पी के चले गए। उन्होंने हिमाचल पे कुछ नहीं किया, ना बसें कम की, ना टैक्स लगाया। दूसरा इंसिडेंट है, भाजपा की सरकार बनी थी, हमारे यहाँ टांडा मेडिकल कॉलेज बना, तो डॉक्टर्स की कमी थी और इंस्पेक्शन एमसीआई की होनी थी। तो सीनियर फैकल्टी के लिए धूमल जी ने एक बार फिर चौटाला जी को फ़ोन किया कि भाई साहब एक दिक्कत है, हमारे सीनियर फैकल्टी नहीं है तो इसलिए आपके यहाँ से डॉक्टर चाहिए, अगर आप हमें 2 डॉक्टर दे दें तो उसकी हमें फ़र्क पड़ेगा। चौटाला साहब ने कहा कि टाइम 4:45 हुए, 5 बजे तक ऑर्डर निकल जाएगा और डॉक्टर सुबह आपके यहाँ पहुँच जाएगा। और वही हुआ, 4:45 बजे थे, 5 बजे ऑर्डर निकल गया और अगले दिन सुबह डॉक्टर हमारे यहाँ पहुँच गए थे। ऐसी एक और घटना है, यहीं के बड़ा आपके फैक्ट्री है उनकी आगे बड़ी सड़क खुद गई थी, ट्रक बाहर आने जाने की समस्या थी। उनकी फैक्ट्री हिमाचल में भी थी, तो उन्होंने अनुरोध धूमल जी से किया कि मेरे वहाँ पे दिक्कत आ रही है, अगर आप चौटाला जी से अनुरोध करेंगे। तो उन्होंने फिर अनुरोध किया तो चौटाला जी ने कहा कि भाई साहब हो जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। एक बड़े मन के व्यक्ति थे और काम करने में समय नहीं लगाते थे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारे किस्से मैं आपके सामने रख सकता हूं। उस नेता के जो काम करने में देरी नहीं लगाते थे और एक राज्य और दूसरे राज्य में अंतर उस तरह से नहीं देखते थे। तो उस दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं, जिन्होंने हिमाचल को भी अपना योगदान दिया है। मैं अपने परिवार, अपनी पार्टी और अपने प्रदेश तीनों की ओर से ओम प्रकाश चौटाला जी को श्रद्धांजलि देने आया हूँ। तो सर मसला ये तो चलो भावनाओं का वो है, तो हिंदुस्तान में जैसे अब आबादी लगातार बढ़ रही है,
तो आपकी सरकार है जो 80 करोड़ के करीब लोगों को राशन वगैरह भी मुफ्त और दे रही है, वो बड़ी बात है, जो देना चाहिए। लेकिन गरीबी की तो बात होती है, गरीबों के उत्थान के लिए जो, जबकि ये हो सकता है भी गरीब को हम रोजगार दें उसकी वजह, तो उसके लिए कोई क्या बहुत कहते हो? अच्छा सवाल आपका है। कांग्रेस पार्टी 60 साल राज की, एक नारा लगाती है, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। गरीब मिट गया, लेकिन गरीबी नहीं हटी थी। लेकिन मोदी सरकार में पिछले 10 सालों में 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर आए, 25 करोड़ गरीब। और इसका मूल कारण, उसका फर्क देखिए क्या पड़ा। 4 करोड़ गरीबों को पक्के मकान बना कर दिए, और अब 3 करोड़ और मंजूर कर दिए, जिसके बाद सर ढकने के लिए छत नहीं थी, उसको पक्का मकान 1,70,000 और 1,50,000 रुपये दिए, और साथ में शौचालय बनाने के पैसे दिए। दूसरा, उनको रसोई गैस का सिलेंडर जिसके पास नहीं था, वो उसका भी कनेक्शन मुफ्त में दिया। तीसरा, जिसके नल का कनेक्शन नहीं था, 13 करोड़ नलों के कनेक्शन दिए और पानी दिया। देश में कई किलोमीटर लोग पैदल चल के पानी लेने जाते थे। चौथा, 5 लाख रुपए का इलाज उनको आयुष्मान भारत योजना में मुफ्त में दिया। अधिकतर लोग गरीबी रेखा के नीचे इसलिए भी गए कि इलाज महंगा था, नहीं करवा पाए, कर्जा लिया और गरीब हो गए। इसी तरह से अनेकों योजनाओं का लाभ उनको देकर उनको लाभ मिला। मुद्रा योजना के माध्यम से 34 करोड़ लोन दिए, जिनमें लगभग 29 लाख करोड़ रुपया बगैर किसी की गारंटी के, बगैर घर, बगैर मकान, बगैर दुकान गिरवी रखे उनको मोदी सरकार ने दिया। 50,000 से लेके 5 लाख रुपए तक का लोन। आज उन्होंने अपने कामकाज शुरू किए। स्टार्टअप से लेकर स्टैंड अप योजनाओं में उनको रोजगार के पैसे दिए गए ताकि वो अपना काम धंधा शुरू कर सके। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन वो 34 करोड़ जो दिए आपके लोगों को दिए, जो मुद्रा लोन, तो वापस कितना है? यही और अच्छा सवाल आपका है। जितने लोन बाकी जगह पैसा वापस नहीं आता, तो उससे ज़्यादा यहाँ पर आया है। क्योंकि गरीब व्यक्ति के पास कुछ है तो अपनी इज्जत है, वो अपनी इज्जत कभी नहीं गंवाना चाहता। उसको पता है मोदी सरकार ने गारंटी देकर पैसा दिया तो मैं दूंगा। और दूसरा उदाहरण आपको देता हूँ, कोविड के टाइम पे मुफ्त में अनाज भी दिया, मुफ्त में इलाज और मुफ्त में टीका भी दिया। दिया नहीं दिया? मोदी सरकार ने दिया। अब जिनके काम धंधे बंद हो सकते थे, उनको भी लगभग 4 लाख करोड़ रुपया इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ECLGS के माध्यम से दिया। तब मैं वित्त राज्य मंत्री था भारत सरकार में। तो लोगों को 20% एडिशनल वर्किंग कैपिटल दी, यानी कि अगर आपको बैंक से 10 लाख रुपया मिला है अपना काम धंधा करने के लिए, तो 2 लाख आपको बैंक ने और दिया। किसी को 2 करोड़ मिला था तो उसको 40 लाख और दिया, ताकि उसका बैंक अकाउंट बंद ना हो, उसको बैंक से पैसा बंद ना हो। दूसरा, बैंक का कर्जा वापस करने के मॉरेटोरियम पीरियड उसको 6 महीने का राहत दिया गया कि 6 महीने बाद वापस करना, उसको इंटरेस्ट उस समय का माफ किया। ये कदम मोदी सरकार ने उठाए ताकि लोगों को लाभ मिल सके। फिर रोजगार स्वरोजगार के अवसर कहाँ से बनते हैं? आप डबवाली को ले लीजिए। आज से जब 7-8 साल पहले मैं आया, और अब आज आप यहाँ से कोई रिंग रोड निकल रहा है, कहीं से 4 लेन बन रहा है, कहीं पे बड़ी सड़कें बन रही हैं। यहाँ से थोड़ी दूर पर ढिंडा में एम्स बन गया, आप संगरूर वाले जाइए PGI बन गया, आसपास ही। वो आपकी बातें सही हैं, लेकिन ये भी अब देखो, रिंग रोड की, ये सड़कों की बात कर रहे हो। 3 पहले तो बंदा गाड़ी खरीदेगा तब रोड टैक्स देगा। अब 3 रुपये किलोमीटर इसका ये फास्ट टैग वाला सिस्टम चल गया, जो है टोल टैक्स है। तो आम आदमी के हाथ से गेम, मिडल मैन के हाथ से, सही मैडम, गेम निकल रही है सरकार। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है देश की। आप देखिए, बहुत तेजी के साथ मध्यम वर्ग इस देश में उभर रहा है। जो लोग कमाई के साधन है, पहले से बेहतर प्रति व्यक्ति आए, पहले से ज़्यादा हुई। आज अगर दुनिया भर में किसी भी देश का देखेंगे तो इसी मॉडल पे सड़कें बनती हैं। और सरकार ने अगर अच्छा प्रशासन देकर ये काम किया है। हमारे देश में केवल 96,000 किलोमीटर सड़कें थी नेशनल हाईवे, आज 1.5 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे की सड़कें हो गई। ग्रामीण सड़कें 3,26,000 किलोमीटर की थी, आज 7,36,000 किलोमीटर सड़कें हो गई। यानी कि दुगनी सड़कें हमने गांव को सड़कों से भी जोड़ दिया और नेशनल हाईवे भी बना दिया। आपकी बात बिल्कुल सही है। मसला क्या हो गया, जो पेड़ है वो बन रही है, जो लिंक रोड है छोटी है, वो तो आप देखो ना मेरा क्या बन रहा है। जो कॉमन मैन है, आपको लगता है इस सरकार में आप बैठे हैं, ठीक है, आप मंत्री रहे, केंद्र में बड़ा रुतबा है ना, इस परिवार आपने अथॉरिटी की फैमिली से हो, लेकिन जो जमीन ग्राउंड लेवल पे जमीन पे बैठा जो व्यक्ति है, उसके हाथ से ना तो रोजगार के मौके, वो सिस्टम स्पंज हो रहा है धीरे धीरे। यदि आपके पास पैसे नहीं है, मतलब टोल में पैसे खत्म है और कुदरती जेब में पैसे भी नहीं है, तो सड़क पार नहीं कर सकते। तो नहीं, ऐसा नहीं, बड़ी समस्या है। ऐसा नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं।
आप सब टोल पे जाते होंगे, जी जिसका गांव टोल के पास में है क्या उसको टोल नहीं, लगता वो है? नहीं जी, कहीं भी किसी भी तरह की दिक्कत आ गई, इमरजेंसी होगी तो उसको पार नहीं करने देंगे। हम ये नहीं कहते भी देश में विकास नहीं, विकास तो है ही है, ये तो बड़ी बात है। जो 4 घंटे लगे 2.5 घंटे पहुंचने लगे, उससे कोई मुनकर नहीं है हम लोग, लेकिन स्टाइल कहीं ना कहीं थोड़ा सा आम लोग को समझने की जरूरत है। आम कॉमन मैन की दिक्कत की मैं सुबह 4 बजे अपने गांव सुमेरपुर से चला हूँ। ठीक है, इस समय तक तो मैं बठिंडा से पीछे भी कहीं नहीं पहुंचा होता। आज के समय मैं 4:15 पे अपने घर से चला, मैं 7 बजे चंडीगढ़ था जी, जो कि संभव ही नहीं था। पहले 5 साढ़े 5 घंटे लगते 35 मिनट एक्सेस तो जल्दी मिल जाते हैं, क्योंकि आपके साथ सिक्योरिटी होती है। मेरे साथ एक गाड़ी भी सिक्योरिटी की नहीं है, एक बंदा भी नहीं। वो 20 मिनट मानो, फिर भी ज्यादा बहुत घंटे वाला सिस्टम हो ही रहा हो गया ना साहब। अब मुझे बताओ, पहले जितने लोगों के पास साइकिल थी, आज उसके पास मोटरसाइकिल है। जिसका मोटरसाइकिल था उसके पास कार आई। अगर ये सब आ रहा है तो अगर सड़कें उतनी चौड़ी रहती तो क्या चल पाती? आज उनके लिए चौड़ी सड़कें करनी पड़ रही है, अगर उसको 20, 30, 50 रुपए टोल टैक्स देना पड़ रहा है। आप बड़ी हस्ती हो हमारे शहर में। हमारा कहने का मतलब है कॉमन मैन के हालात बढ़ने चाहिए, जो कम हो रहे हैं। इसमें आप लोग ध्यान दे सकते हो कहीं ना कहीं। ये सुझाव है, चलो इस बात में सुझाव के रूप में लेता हूँ मैं। चलिए इस बात को खत्म यही करते हैं। निधन हुआ तो उनको जगह देने के लिए, संस्कार के लिए और यादगार के लिए, वो बड़ा मसला बना हुआ है जी। देखिए, मुझे लगता है दुष्प्रचार करना, अफवाहें फैलाना, झूठ बोलना और किसी की मृत्यु पे भी राजनीति करना, ये कांग्रेस ने अपना हल्कापन दिखा दिया है। नरेंद्र मोदी सरकार ने अपनी कैबिनेट मीटिंग की। कैबिनेट मीटिंग में मनमोहन सिंह जी का संस्कार करने की बात से लेके उनको स्मारक बनाने तक का जगह भी, और उसके लिए जो ट्रस्ट बनना है, जो संस्था बननी, उसको भी मंजूरी दे दी। जमीन को भी मंजूरी, स्मारक को भी मंजूरी, ट्रस्ट की भी मंजूरी। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, 2013 में किसकी सरकार थी जिसने मना कर दिया था कि आज के बाद अगर किसी पूर्व प्रधानमंत्री की मृत्यु, ऐसे किसी व्यक्ति की मृत्यु होगी तो उसको विशेष स्थान पर नहीं उसकी कराया जाए? कांग्रेस की सरकार के साथ, यूपीए की सरकार का निर्णय था, ये राहुल गांधी जी का निर्णय था। आज दुनिया के सामने झूठ बोलते हैं। क्या प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति वहां गए कि नहीं गए? और मैं आपसे पूछता हूं, मनमोहन सिंह जी से पहले नरसिम्हा राव जी इनके प्रधानमंत्री थे। नरसिम्हा राव जी की तो इन्होंने संस्कार भी दिल्ली में नहीं करने दिए कांग्रेस पार्टी ने, उनको आंध्र प्रदेश जाना पड़ा था। ये कांग्रेस पार्टी की सच्चाई है। सीताराम केसरी इनके अध्यक्ष थे, उनकी लुंगी भी उतार के इन्होंने कार्यालय से बाहर फेंका था। ये सच्चाई है साहब कांग्रेस की। ये गांधी नेहरू परिवार के अलावा किसी को नहीं देखते और मनमोहन सिंह जी के नाम पे केवल राजनीति करते हैं। ये वही कांग्रेस पार्टी, वही गांधी परिवार है जो 1984 के सिख दंगों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। इन्होंने सिख समाज से माफी नहीं मांगी, एसआईटी की जांच नहीं बिठाई। नरेंद्र मोदी सरकार आई, एसआईटी की जांच हमने बिठाई, तब जाके सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर जैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी शुरू हुई। इनके पंडित नेहरू जी हमारा गुरुद्वारा पाकिस्तान में छोड़ दिया, थोड़ी सी जगह की बात थी। नरेंद्र मोदी की सरकार आई, 75 साल के बाद करतारपुर कॉरिडोर बना है। और मैं आपको बताऊं, अफगानिस्तान में हमारे जितने ऐतिहासिक गुरु ग्रंथ साहब थे, गुरुद्वारे थे, वहां रखा सामान था, ये मोदी सरकार ने 3 बड़े जहाज भेज के सैकड़ों सिख परिवारों को वापस बुलाया, गुरु ग्रंथ साहब को वापस बुलाया, किसी की हत्या तक वहां नहीं होने दी। हमने यहां पर हेमकुंड साहब में रोपवे बनवाया, जहां पे जाना ही यात्रा करनी बड़ी मुश्किल है। मैं आपको और बताऊं, 26 दिसंबर अभी 2 दिन पहले हुई, साहबजादों की शहादत को देश भूल ना जाए, मोदी सरकार ने वीर बाल दिवस शुरू किया। जितने बच्चे देश भर में जिन्होंने शानदार काम किया हो, उनकी वीरता के लिए उनको उस दिन सम्मानित किया जाता है। देश के प्रधानमंत्री ने शुरू किया। क्या किया कांग्रेस ने सिख समाज के लिए? 84 के दंगे, ब्लू स्टार ऑपरेशन। ठीक है, ये वीर बाल दिवस की बात चली तो डबल ये शहर में अग्निकांड हुआ था। ये
तो आप जाओगे तो रास्ते में अग्निकांड स्मारक भी देखोगे इस तरफ है, जाओगे किलोमीटर के करीब है। मैम नहीं डबल शहर में 1995 में स्कूल में फंक्शन के दौरान 442 लोगों की मौत होगी, 250 बच्चे थे जिनमें थे। तो हमारी ये पुरानी 23 तारीख को बरसी भी थी, 29वीं बरसी। तो हम शहर के इलाके के लोग बेटा, हमारी एक मांग भी है भी ये भी उस दिन को आप अग्नि सुरक्षा दिवस के तौर पे सरकार नाम रखे उसका, शहर और स्कूलों में मुख्यमंत्री जी को भिजवाते हैं हरियाणा में। हमारी तरफ से गया हुआ जग्गा साहब ने भेजा हुआ है, भेजते मुख्यमंत्री। बड़ी घटना